आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही एनर्जेटिक और वेल नोन जर्नलिस्ट जनाब सदीक जान। सदीक साहब आपको वेलकम करते हैं। वेलकम सर। सदीक साहब, जब आपने कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की है तब से लेके तब वाली अदलिया और आज वाली अदलिया में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अब तो यानी पहले भी ऐसा नहीं है कि कभी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं था क्रिएट के ऊपर, तब भी था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था। लेकिन तब हम देखते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस हैं तो 17 जजेस में से 3-4 हैं जिनके बारे में ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के प्रो हैं, लेकिन बाकी 13-14 ये बताता था कि नहीं भाई ये बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी जज के बारे में आपको ये बताओ कि इसके सामने हुकूमत का कोई भी केस जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी केस जाएगा तो कंफर्म है कि फैसला उनके हक में आएगा। कभी ये नहीं था। मैं यानी ये 26वीं तरमीम से पहले तक कभी नहीं ये सुना था कि ओपनली ये बातें हो रही हूं कि फलाना बंदा फलाने जज के ब्याह पे पैसे पकड़ रहा है, फलाने जज के पास आपका केस है तो उसका उसके बेटे के फलाने दोस्त हैं उनके पास चले जाए। कभी मैंने ये बातें नहीं सुनी थी। कभी मैंने 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले कभी नहीं देखा था कि लोगों का अदालतों पर बिल्कुल इत्मीनान ना रहे। पहले लोगों के शिकवे शिकायत थी कि केसेस के फैसले नहीं होते, तारीख पे तारीख होती है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ये कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था कि जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है। जो आप पैसों की बात कर रहे हैं ये अपर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं या लोअर कोर्ट्स की बात? ये मैं आपको टॉप कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में बातें हो रही हैं, ओपनली बातें होती हैं, ओपनली बातें होती हैं। ओपनली लोग कहते हैं कि जी फलाने मुल्क में फलाना बंदा बैठा है, उससे राब्ता करें तो फलाने जैसे जो भी आप फैसला लेंगे, ये ओपनली बातें हो रही है। जब ये बातें होगी तो कौन अदालतों के ऊपर जो है वो एतबार करेगा? और मैं आपको और अर्ज करूँ कि अब ना एज ए वोटर हमसे लोग पूछते हैं कि जी वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने शायद आज तक कभी किसी को कोई वकील रिकमेंड किया हो। 2-3-4 लोगों के आज तक पिछले 10 सालों में मैंने किसी को वकील रिकमेंड किया, वरना मैं नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि कई बार आप वकील रिकमेंड करें और वो नेक नियति के साथ, सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ केस लड़े और जज फैसला ठीक ना दे, या जिसका वो केस हो उनका दावा दुरुस्त ना हो और वो इसलिए केस हार ले, तो कल को आपको इल्जाम देते हैं कि आप उनको वकील गलत दिया था। ये ऐसी है जैसे आप किसी डॉक्टर का सजेस्ट करें, उससे आप ऑपरेट करवा लें, वो कराएंगे, वो एप्लीकेशन हो जाए, वो कहेंगे हमें तो उसने डॉक्टर सजेस्ट किया था। तो मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको तो अब हमें लोग क्या रब्ता करते हैं। पिछले दिनों में किसी का केस था, उन्होंने कहा कि कॉल करके मुझे कहा कि कोई हमारा आईनी अदालत में केस है, कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट वो वकील बताए जिसकी फला जज के साथ सेटिंग हो। मैंने कहा सॉरी यार मुझे तो नहीं पता। तो यानी अब लोग फोन करके ये पूछते हैं कि कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट वकील, वो केस सिविल है और वकील क्रिमिनल का है, केस क्रिमिनल है और ये वकील सिविल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देखना यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू हो वो वकील और उन जजेस के साथ उसकी सेटिंग हो जिस जज के पास केस है बस। और उसके लिए हम लोग ये चीजें देखते हैं। अब ये नहीं देखते कि वो काबिल वकील है काबिल नहीं है, ये चीजें खत्म हो गई है। मैं अपना कोर्ट के अंदर नहीं जाता। कल मैं गया, सारे नाम का केस था, तो सारा नाम कत्ल केस क्योंकि बड़े अरसे से चल रहा है और उसका फैसला भी हो रहा, हम लोग चले जाते हैं उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी। और वैसे तो हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, लेकिन इस तरह के केस में हम रिपोर्टिंग से ज्यादा ये होता है कि उस फैमिली के साथ खड़े हों जिनके साथ ज्यादती हुई है। तो कल हम गए, पहले तो यह है कि उनकी फैमिली, सारे नाम के वालिद और शायद वो ताहिरा अब्दुल्ला उनका नाम है जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और 2 पॉश शख्सियात थी वो भी उनके साथ। पहले तो हम वहां पर बैठे थे तो पता चला कि जनाब केस ही ट्रांसफर हो गया। मुद्दइयों को पता ही नहीं है, जिनकी बेटी का मर्डर हुआ उनको पता ही नहीं है। पता चला कि अरबाब मोहम्मद साहब के तमाम केसेस जो है वो एक और जज के साथ ट्रांसफर हो गए, उनको पता ही नहीं है कि किसी और अदालत में उनका केस है। भागे भागे वहां पे गए तो और मैं कल मुझे बहुत से दोस्त मिले तो कहते हैं कि अदालतों में नजर नहीं आते। मैंने कहा अदालतों में जब आकर बैठते हैं ना और देखते हैं कि किस तरह से इंसाफ का कत्ल हो रहा है तो ऐसे पाकिस्तानी आपका खून खोलता है ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, किस तरह से ओपनली ना इंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है मुआशरे के साथ, लोगों के साथ, मजलूमों के साथ। फिर आप जाके व्लॉग करते हैं, उसके अंदर एक गुस्सा नजर आता है, फिर जज के लॉर्ड भेज देते हैं आपका व्लॉग उठा के। ये सारी ये देखना कि हमारे ऊपर ये तनकीद हो रही है और हमें ये कहा जा रहा है, तो फिर उधर से हमारे लिए मसाइल हो जाते हैं। इसलिए अदालतों में जाने छोड़ दिया है कि ना जाओ
ना नाइंसाफी होते हुए देखो। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को जितना नुकसान 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों को गैर मौसर करने और वहां पे अपनी मर्जी के जजेस लाने से किया हुआ है, इतना 20 साल की दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 20 साल से पाकिस्तान में दुनिया भर की जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन है, जो वो फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को, 20 साल में उस तमाम फंडिंग ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं और 27वीं तरमीम ने अदालतों के अंदर जो कुछ किया गया उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अभी आपको नहीं महसूस हो रहा, अभी किसी को महसूस नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा टाइम गुजरने दे। जब आप इस वक्त भी आप देखिए, पंजाब में कितने कदम हुए अदालत के अंदर, लोगों को पता है कि इंसाफ नहीं मिलना, कानून लोग हाथ में ले रहे हैं, जस्टिफाइड नहीं है लेकिन ले रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं हो रही कि सीसीडी के खिलाफ कोई अदलिया को नोटिस ले या कोई वकील को खड़ा हो सके। देखिए अब तो ये हो गया है कि पहले ना इतना भी बर्दाश्त हो जाता था कि एक जज है ना, उसको हमने 5 नाम कहे तो 2 कर दे, 3 नाम कहे। अब तो वो जज चाहिए जिसको 5 नाम कहे तो वो 6 कर दे। वो कैसा एक चीज आप भूल गए थे बताना, वो भी आपसे गली थी, वो भी मैंने आपके हक में कर दी। अब इस तरह की जज चाहिए। और वो जज भर्ती किए गए अदलिया के अंदर, वो जज भर्ती किए गए कि ऐसे वकीलों को केस कोई ना दे। अगर मेरी फैमिली का केस हो, मैं अपनी फैमिली का केस उसको ना दूं, इतना वो नालायक वकील, और उसको उठा के जज लगा दिए। तो ये मुल्क के साथ जुल्म किया गया। जिसने भी ये किया उसने कोई हुब्बुल-वतनी नहीं दिखाई। कोई ऐसा केस आपकी नजर से गुजरा है, आप जितना भी आपका करियर कि जिसमें ऐसा इंसाफ का कत्लेआम हुआ हो कि आपकी रातों की नींद नहीं उड़ गई? सर वो ऐसा तो नहीं है, आप तो यूज्ड टू हो गए ये चीजें देख देख के। लेकिन इस वक्त देखें कि ये तो एक एक्सट्रीम बात हो जाएगी कि मैं कहूँ कि मैं रात को सो नहीं पाया। लेकिन एज ए पाकिस्तानी देख के जो होता है, जितने केसेस जिनमें इमरान खान को सुनाई हुई है, जो इमरान खान के केसेस के साथ हो रहा है, वो हाईलाइट ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लोगों का नुमाइंदा है ना, लोग उसको वोट देते हैं, तो इसलिए दिया लोगों ने 8 फरवरी। अब लोग देखते हैं कि इमरान खान जैसे लीडर के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ पाकिस्तान में क्या होगा। फिर ईमान नजारी और हादी चट्टा के साथ क्या हुआ, अर्शद शरीफ साहब के केस के अंदर क्या हुआ, मतलब इस तरह से, और मतलब इमरान रियाज साहब के साथ के केस के अंदर क्या हुआ। यानी आप जिस तरह बाकी छोड़ दें, जहांगीर साहब के केस में क्या हुआ, मज़ाहिर परनकी साहब के केस में क्या हुआ, इजाज़ुल रहमान साहब के साथ क्या हुआ, अभी मंसूर शाह साहब और अतर मिर्जा साहब रिजाइन कर गए। ये सारी कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। जब आप अपनी जात, मफाद, अपने इक़्तिदार, अपनी जिद, अपनी अना और नफरत की बुनियाद पर फैसला करते हैं तो मुल्क उसकी कीमत अदा करते हैं। और पाकिस्तान बहुत अरसे तक ये जो पिछले 4 सालों में जो कुछ अदलिया के साथ, कानून के साथ, आईन के साथ किया गया, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करता है। इंसान आपकी नजर में जो आपका कैरियर है उसमें अदलिया ने कौन सा एक सबसे जरूरतमंदाना फैसला दिया, एक कौन सा सबसे बुज़दिलाना फैसला दिया? नहीं, ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम देखते हैं कि यार ये जज नहीं, ये मतलब कोई जज ही फैसला इस तरह से नहीं दे सकता। जैसे आसिया बीबी का केस था, उसमें मजहबी तौर पे इतनी हाइप थी और इतना दबाव था। मैंने खुद वो केस पूरा कवर किया हुआ है आसिया बीबी का। मेरे सामने है कि जिस तरह से गवाहों के बयानात पे तजाद था, एक गवाह ने कुछ कहा, दूसरे गवाह ने कुछ कहा, और वो एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला था, एक मुश्किल फैसला था। लेकिन आसिफ सिद्धांत गोता साहब ने और साकिब निसार साहब ने वो एक फैसला दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आए ह्यूमन राइट्स के जो जिनके फैसले बाबर सत्तार साहब ने, सरदार इजाज़ खान साहब ने, तारिक महबूब जहांगीर साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, समर इख्तियार साहिबा ने, और जब तक अपने आप तो उन्होंने किसी और के रहमो का नहीं छोड़ा था, बाप मोहम्मद ताहिर साहब ने उन्होंने दिए। ये कुछ सोच भी नहीं सकता था इस्लामाबाद के 6 जजेस हैं को इस तरह खत देते हैं जो खत उन्होंने लिखा था। और जो बुज़दिलाना फैसलों की आप बात कर रहे हैं, उनके तो एक से बढ़ के एक है। इद्दत केस का फैसला देख लें, ये तो शहाना केसेस के फैसले उठा के देख लें, जो बल्ले के निशान छीनने वाला काजी फैसला का फैसला था, ये बुज़दिलाना फैसले को इसकी तो 150-200 केसेस गिनवाए जा सकते हैं। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, काजी फैसला साहब, आप इनके बारे में क्या बताएगा? देखें, साकिब निसार साहब के हवाले से जो तनकीद होती है ना, वो ये होती है कि उन्होंने, साकिब निसार साहब ने बहुत सारी चीजों के अंदर मतलब वो कर दिया, वो डैम भी बनाने लगे इस तरह की। मैं उनकी उन तमाम चीजों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। उनसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को फायदा था जितना उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म किया। एक जो साकिब निसार साहब पर इल्जाम लगता है, वो सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से, यानी
पनामा का फैसला तो और बेचने दिया। इनके हवाले से यह है कि जो उन्होंने कहा था कि नायरी सिस्टम के तहत तायात होगी, इस तरह के 2-3 उनके फैसले हैं जिनकी वजह से उनको कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ा वो जी इस्टेब्लिशमेंट के हक में, इस्टेब्लिशमेंट के कहने में उन्होंने ऐसे फैसले देंगे। ये उनका वो टोटल तनकीद है। जो इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर बिल्कुल कोई कवर नहीं किया, मैं उस पर राय दे सकता, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ काजी फाइज ईसा ने कर छोड़ा है, जो पाकिस्तान के साथ काजी फाइज ईसा ने कर छोड़ा है, अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो जब भी पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली होगी, आपको ऐसा कानून, आपको आइन में ऐसी तरमीम करनी पड़ेगी कि काजी फाइज ईसा समेत वो तमाम लोग, चाहे उसमें किसी भी इदारे के लोग हों, उसमें सहाफी हो, उसमें सियासतदान हो, उसमें कोई भी हो, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आजादाना तहकीकात करके और उसमें 100% काजी तो आएगा ही आएगा। वो लोग उस वक्त अगर दुनिया में ना भी हो तो उनको कब्रों से निकाल के लटकाया जाए, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। काजी फाइज ईसा जैसे मकरूह, नीच, खलीस और गंदे किरदारों को सूली पर लटकाए बगैर आपका मुल्क कभी भी आगे नहीं जाएगा। और जब भी पाकिस्तान में आइन के ऊपर आए, ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसको चौकों चौराहों पर लटकाया जाए, बशमूल साथियों को। अगर मैं उस पर आता हूँ मुझे भी लटकाएं, चौकों चौराहों पर लटकाएं, पूरे पाकिस्तान को लाइव दिखाएं कि ये और इनके साथ, तब आपका मुल्क आगे जाएगा। वरना तो अब हर चीज इतना न्यू नॉर्मल हो गई है, लोगों को लगता है कि जो मर्जी वो मुल्क के साथ कर दे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, वो आराम से बचें, इस मुल्क में निकल जाएंगे, बच्चों को बाहर शिफ्ट करेंगे, आराम से आएंगे। देख भाई, अभी आप कह रहे थे कि जिसने भी गलत किया मीडिया समेत सबको जो को लटकाए। मीडिया करप्शन का बहुत वाविला करता है, मुल्क में करप्शन है, ये वो है। मीडिया में करप्शन है बहुत सारे। किस तरह करप्शन? मीडिया में करप्शन इस तरह से है कि एक तो बहुत सारे ऐसे साफी हैं जिनके बारे में सबको पता है कि चाहे पीटीआई का दौर था तो पीटीआई से किसी न किसी तरह से उन्होंने फेवर नहीं, लेकिन उसकी रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है अगर मौजूदा दौर से आप कंपेरिजन करें। लेकिन नून लीग का तो हमेशा के वतीरा रहा, साथियों की मछलियां लगाना, उनको किसी न किसी से ऑब्लाइज करना, उनको बैरूनी मुल्क दौरे करवाना, नवाशी शबाशी के साथ हेलीकॉप्टर में चक्कर लगवाना, उनके रिश्तेदारों के इदारों में भर्ती करना। फिर इस्टेब्लिशमेंट तो फिर सबसे ऊपर है, जितना वो नवाजते साथियों को जिस तरह से। ये पिछले अगर आप 3 साल की बात करें ना, तो पिछले 3 साल के अंदर जितना पैसा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर खर्च किया, इतना इससे पहले पाकिस्तान के 75 साल में खर्च नहीं हुआ होगा। 75 साल में मीडिया पे खर्च किया गया और डिजिटल मीडिया पे खर्च किया गया पैसा एक तरफ, इन 3 साल का भी एक तरफ, तो पैसा बिल्कुल। और फिर कुछ लोगों को मैंने बताया ना कि रिश्तेदारों को भर्ती करवा देते हैं, साफी और बहुत से काम करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के कई साफी पैसे पकड़ते हैं, कई कब्जे करवाने और कब्जे छुड़वाने के पैसे लेते हैं, कई भर्तियां करवाने के पैसे लेते हैं, और वो बेतहाशा है इस तरह की। कोई ठेके ले लेता है, क्या कर लेता है, कंसल्टेंसी ले लेता है, किसी तरह से इसी तरह से। ये जो ट्रेंड है कि आप अपना एक वेब खरीद कर लें और साथ में टीवी चैनल खरीद लें या बता लें, इस ये भी कोई करप्शन को छुपाने के लिए या खुद को सेफ रखने के लिए ऐसा किया है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप तो इंटरेस्टिंग काम हो गया। पहले ये था कि अपने दीगर जो कारोबार थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल्स लाए गए कि जिसका टीवी चैनल है उसके कारोबार को कोई नहीं हाथ डालेगा, कोई नहीं पूछेगा, वो टैक्स चोरी करे, जो मर्जी करे। अब इंटरेस्टिंग काम हुआ है पिछले 1-1.5 साल में कि वो जो कारोबार थे, उन कारोबारों की वजह से भी कई चैनल्स के मालिकान, कई नहीं कुछ चैनल्स के मालिकान कॉम्प्रोमाइज हो गए। वैसे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे थे, जब उनके बिजनेसेस पे हाथ खड़ा तो उनको चैनलों के ऊपर सरेंडर करना पड़ा। वो चैनल्स जो उन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लाए थे, उनके बिजनेस की वजह से उनको अपने चैनल में सरेंडर करना पड़ा। अब तो तमाम टीवी चैनल 100% सरेंडर कर चुके हैं। जो उनको कहा जाता है वो चलाते। मुझे एक जर्नलिस्ट मिले साउथ पंजाब से, उन्होंने कहा मुझे 26 साल हो गए टेलीविजन, और वो कहता है कि 26 साल में पहली बार हुआ है कि मैंने जब अपने व्हाट्सएप, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों की जो रिपोर्टर हैं कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर खबर फाइल किया तो वो देख लें। उन्होंने जब मैंने लिखा कि मैंने साउथ पंजाब में लोड शेडिंग के ऊपर मैंने खबर फाइल किया, तो ओपनली ग्रुप के अंदर लिखा गया कोई भी रिपोर्टर लोड शेडिंग के ऊपर खबर फाइल नहीं करेगा। ये कभी नहीं हुआ था। ये कभी नहीं हुआ था कि इस बार टीवी चैनल्स की रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आई रिपोर्टर्स को कि जो भी मवेशी जाएगा, ये नहीं कहेगा कि कुव्वत खरीद नहीं रही लोगों की, ये नहीं कहेगा कि जो उनकी कीमत है जानवरों की उन लोगों की पहुंच से बाहर है, ये नहीं कहेंगे
कि जानवर ज्यादा है, खरीदार कम है। ये बातें नहीं कही, ये पहले बार हुआ है। इतनी छोटे छोटे कमरे में छुपाए। बिल्कुल, ये चीजें कभी नहीं हुई थी। मतलब और तो बहुत सारी चीजें हैं ना कि मतलब इमरान का नाम दिलाया, अब उसकी तस्वीर नहीं आएगी। अब तो रोजाना टीवी चैनल्स को बताया जाता है कि आज साइफर एक लफ्ज भी नहीं उसके ऊपर बात होगी। आज अफगानिस्तान के वजह से इस तनाजुर में एक लफ्ज नहीं होगा, बलूचिस्तान में सूरत हाल के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं होगा, केपी के अंदर जो सूरत हाल है उसमें इस एंगल से तो आप कर सकते हैं, ये बात आप नहीं कर सकते। अब तो ऐसा कंट्रोल है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। एक इमरान रियाज का जब इशू चल रहा था तो एक हमें आपका उनके साथ आप बहुत साथ साथ उठते नजर आए। क्या पहले भी आपकी उनके साथ दोस्ती थी या जब वो मुश्किल में पड़े तब आपकी ज्यादा दोस्ती हुई उनके साथ? मेरी उनसे पहले भी एक लड़ाई के बाद उनसे दोस्ती लगी थी। क्या लड़ाई थी? उन दिनों में मैं हामिद मीर साहब के बहुत खिलाफ हुआ करता था, तो हामिद मीर साहब के हक में उन्होंने एक ट्वीट किया था इमरान रियाज साहब ने, और बहुत सख्त ट्वीट किया था हामिद मीर साहब के हक में। और मैंने उसके बाद इमरान रियाज साहब के खिलाफ बहुत सख्त ट्वीट्स किए थे, बहुत सख्त ट्वीट्स किए। कोई गालिब तो नहीं, नहीं, वो जो मैं जिस टाइप पे करता हूँ सख्त ट्वीट करती है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, फिर मैंने उनसे बात की उसी मौजूद के ऊपर। उन्होंने आपको बताया कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से साफी को अफेयर नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी अपनी राय है जो भी आप रखते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत कर दिया कि एक बंदा इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रहा है और मैंने उसको रगड़ दिया। वहां से दुआ शुरू हुई और उसके बाद फिर वो ताल्लुक आगे चला, और वो फिर जब वो अरेस्ट हुए फिर वहां से फिर इसी तरह से ताल्लुक बढ़ता गया, तो उसी बढ़ती गई और अब बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। अभी भी वैसा ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, बेटे हुए रहते हैं। मैं अभी जब आपके पास आ रहा था तो मुझे कॉल आई थी, मैं देख नहीं सका, बैक कॉल की, फिर वो कॉलिंग पे थे, रोज ही बात होती थी। और आपकी अरशद शरीफ के साथ एक लड़ाई की खबर आई 2021 में मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद जब उनकी शहादत हुई तो आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर में हर चीज में। कैसे हो? क्या एक तो पहले ये बताएं कि वो लड़ाई की वजह क्या थी, लड़ाई क्यों हुई, और दूसरा ये बताएं कि फिर आप ने कैसे सेम स्टोरी मिलती जुलती है आपकी में पहले लड़ाई हुई फिर करीबन, ये क्या लड़ाई क्यों हुई थी, वजह क्या थी? देखिए, मैं वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो लड़ाई इसमें मेरा भी बहुत कसूर था, और वो जो भी हुआ गुजर गया। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज के बाद जब चीजें शुरू हुई, और उस वक्त ये है कि जब उनके खिलाफ केसेस भी बने, तो हम तो उस वक्त सारे सबके साथ सब एक दूसरे के साथ खड़े थे जो उस वक्त ज़ेर ताब थे। तो फिर अरशद साहब के साथ खासी कुर्बत भी हो गई, बहुत अच्छा ताल्लुक भी बन गया, और हाई कोर्ट में उनसे मुलाकात भी हुई। बल्कि मुझे याद है कि अतर मिर्ज़ा साहब की अदालत में केस था, और ये आखिरी उनके साथ जो 2-3 मुलाकातें थी, उनमें से एक मुलाकात के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अतर मिर्ज़ा साहब की अदालत में केस था, अरशद साहब का भी केस था, अरशद साहब भी आए हुए थे। तो मैं अरशद साहब के केस को अटेंड करके, और उसके बाद ना आमिर फारूक साहब की अदालत में, और इनके मुशर्रफ तहखानी साहब और आमिर फारूक साहब की दोनों के डीबी थी। तो मैं इनके उसमें आ गया, बेंच में आ गया केस अटेंड करने के लिए। मैं उधर बैठ गया, तो मुझे कॉल आई कि अरशद साहब कह रहे हैं कि आपने नाश्ता जो है ना वो हमारे साथ करना है, और आप शोएब रज़ाक साहब भी उनके ऑफिस में आ जाए। तो मैं फिर वहां से इमरान रियाज साहब वगैरह के साथ फैसल चौधरी साहब के छापर में चला गया। फिर हमने अरशद साहब को, इमरान वगैरह ने कॉल की, हम इधर बैठे हैं, अरशद साहब उधर आ गए। और मुझे याद है कि उस मुलाकात में उन्होंने इमरान रियाज साहब को बहुत कहा था कि आपने इस्लामाबाद के दूर से नहीं निकलना, क्योंकि इनके पास एक वाटर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अप्रूवल के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते समीम रेम साहब को, साबिर शाकिर साहब और इन सब के हवाले से था। तो वहां पे अरशद शरीफ साहब बहुत इमरान रियाज साहब को कहा कि आपने बिल्कुल पंजाब की दूध में नहीं जाना। फिर इमरान साहब गए और फिर गिरफ्तार भी हो गए। और जब इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम सब पहुंचे थे, तो उस वक्त अरशद साहब भी पहुंचे थे। और मुझे याद है जब पता चला कि इमरान रियाज साहब को अब क्योंकि वो इस्लामाबाद के दूध में नहीं हुआ, पिंडी के दूध में, उनको वहां पे लाया जाएगा, पिंडी कचहरी में पेश किया जाएगा। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं जब वहां से रवाना होने लगा, तो हमने अरशद साहब वगैरह को कहा, अरशद साहब को, समी साहब को, कि आप लोगों ने उतर नहीं आना, क्योंकि आप इस्लामाबाद के दूध में ही फ्रीली रह सकते हैं।
आप फिर बीडी के दूध में नहीं आना, तो फिर मैं वहां से गया तो अरशद साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक आ गया। तो ओके, मीडिया में आप है, आप अभी करप्शन की बात भी कर रहे थे, आपको कभी करप्शन करने का मौका मिला है? बहुत करप्शन करने का मौका मिला है, अभी अभी भी मिलता है। सबसे बड़ी कितनी करप्शन का मौका मिला? देखिए अब मैं एक फिगर बताऊंगा तो वो जाहिर है दोस्त को वो भी कहीं कि सुन लेगा। वो एनफली बता कहीं को कभी इस तरह से नहीं हुआ कि मुझे किसी ने स्पेसिफिकली कहा कि आपको इतने पैसे देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये फलाना एक काम है, इतने अरब पे ठेका है, वो आप अभी क्योंकि केपी हुकूमत से एक अच्छा ताल्लुक है, सुहेल अफरीदी साहब से भाइयों वाला ताल्लुक है, तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि सुहेल अफरीदी से अगर आप ये वाला ठेका ले दें तो हम आपको बड़े अच्छे पैसे दे देंगे। ये काम बहुत, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तो पागल हो यार, क्या कर रहे हो, धक्के खा रहे हो इधर उधर, ये वो सारा जाओ यार, सही नहीं है बस। लेकिन बात यह है सर कि हमारी इमरान खान साहब के दौर में भी इमरान खान साहब से बहुत अच्छा एहतराम का ताल्लुक था, वो बड़ी शफकत करते थे और एज ए प्राइम मिनिस्टर नंबर 9 देते थे। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी कोई एक मिनिस्टर नहीं कह सकता, कोई एक मिनिस्टर नहीं कह सकता कि हमने उनसे कोई एक भी काम करवाया हो, एक भी मिनिस्टर नहीं कह सकता कि ये काम करवाया हो। इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां नहीं कह सकती कि कभी 1 रुपए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिया हो, और केपी हुकूमत नहीं कह सकती कि हमने कोई भी उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपया लिया हो या कोई फायदा लिया हो। बहुत सारी चीजें भी कहा जाता है मैंने तुम ये काम कर सकती हो। मुझे याद है कि जब मैंने राहुल क्लासा साहब के प्रोग्राम से डिजाइन किया और आमिर नदीम साहब के प्रोग्राम से, तो फोटो एक लिया था साकिब निसार साहब ने, उसमें उन्होंने तलब किया था अर्शद शेख साहब को, फवाद चौधरी साहब को, और तीसरे साथ शहजाद अकबर साहब थे या राजा आमिर अब्बास साहब थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इनमें से कौन का। इनको बुलाया तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर इत्तलात थे। तो जब ये आए तो फवाद साहब को पता चला, सारे रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के खड़े थे उस वक्त, रिपोर्ट रूम में मौजूद थे। तो फवाद साहब ने मुझे कहा कि तुम आज ये हो और बीटीवी ज्वाइन करो, हमें चाहिए तुम्हारे जैसा बंदा। तो मैंने उनके कान में कहा, मैंने कहा बीटीवी ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ सारी उम्र के लिए तोहमत है कि जी इमरान खान के दौर में बीटीवी में नौकरी कर रही थी। तो उन्होंने मुझे फवाद साहब ने कहा कि अच्छा ऐसे करो, तुम आ जाओ, डिजिटल मीडिया का तुम्हें काम आता है, उसमें कोई हमें कंसल्टेंसी दे दो, कोई चीज हम तुम्हें आउटसोर्स कर देते हैं, तुम कर सकते हो, मेरिट पे हमने तुम्हें दें। तो मैंने कहा सर मैं आपसे बात करूंगा, और मैंने बात ग्रुप यही कहा कि सर मैंने डायरेक्ट की इनडायरेक्ट कोई काम नहीं करना, और अल्लाह का शुक्र है नहीं किया। अभी तक आप कितने चैनल्स में काम कर चुके हैं? मैं 3 चैनल्स में काम कर चुका हूँ। 92 न्यूज में किया, पहले मैंने शुरू तो रावी से किया था, वो लोकल चैनल पे जाकर, लेकिन मेन स्ट्रीम में मैंने 92 में काम किया, पब्लिक टीवी में काम किया और बोल्ड टीवी में काम किया। और इनमें सबसे आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? देखें तीनों के मेरे ऊपर एहसानात है। 92 ने मौका दिया मुझे, 92 न्यूज ने, यानी मेरी तो पहली ज्वाइनिंग की बेस मीडिया में 92 थी, डॉक्टर फरा फारूक, फवाद चौधरी साहब और फरूख सलीम साहब के साथ, फिर रऊफ क्लासा साहब और आमिर नदीम साहब के साथ। पब्लिक टीवी में मैं और अदीक राय साहब और मारी जरूर प्रोग्राम करते रहे, और गोल्ड न्यूज पे मैं एज ए स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट भी रहा, एज ए ब्यूरो चीफ भी रहा, प्रोग्राम भी किया। तो लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो मेरी कुर्बत रही वो शिव शेख साहब के साथ रही, और मैं उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, उनका जो विजन है। और फिर खास तौर पे उन्होंने ज्वाइंट में कुर्बानी की कि उनका पूरा चैनल चला गया, उसके ऊपर कब्जा हो गया, बोल्ड टीवी के ऊपर उनका घर गिरा दिया गया, उनके घर के ऊपर कब्जा हो गया, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, जो उनके अपने साथ हुआ, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, जो उनके ऊपर उनको टॉर्चर किया गया, जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और मैंने शिव शेख साहब को बहुत करीब से देखा है, जो स्टैंड उन्होंने लिया था, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के किसी एक भी मालिक ने नहीं लिया। तमाम तर कंसिक्वेंसेस के बावजूद अगर किसी ने अपने मौकफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए थे तो वो शोएब शेख साहब थे। और इसी वजह से फिर एंड में क्या हुआ कि उनके पूरे चैनल के ऊपर ही कब्जा हो गया, उनको ना उसके पैसे मिले और बहुत कुछ उनके साथ हुआ। जो वक्त आएगा तो वो खुद जब बोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा और आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस सिस्टम का हिस्सा था, मैं बोल्ड टीवी के सिस्टम का हिस्सा था, और मेरे लिए नाकाबिले तस्वुर था कि कोई टीवी चैनल का मालिक इस हद तक भी स्टैंड ले सकता है। मैं आपको ना एक वाकया सुना देता हूँ। जमील फारूकी साहब को उठाया गया, फिर उनकी बाद में वो जो कुछ उनके साथ हुआ बड़ा तशद्दुद हुआ, और उसके बाद फिर उनको अदालतों में पेश किया गया और वो रिहा हो गए। जब वो रिहा हो गए एक मीटिंग हुई, जो उस वक्त मैनेजमेंट का हिस्सा थे जो लोग, मैं उस वक्त मैनेजमेंट का हिस्सा था,
तो शेख शेख साहब ने कहा कि जी क्या करना है अभी मीर फारूकी का। तो मुझ समेत तकरीबन सब लोगों की राय थी कि सर जितनी इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर तभी हुई है जितना इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर गुस्सा है, तो उनको दोबारा ऑनियर करने का मतलब यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हाँ भाई जो हमारा करना है करो। तो हमारी ये राय है कि अभी आप उनको अपने साथ रखें, लेकिन अफेयर रखें, उनको ऑनियर भी ना करें। और एनवर साहब ने फैसला क्या किया कि पहले मसला वो 3 दिन प्रोग्राम करते थे, उन्होंने कहा वो वीक डेज में 5 दिन प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरह की शख्सियत है। बल्कि जब इमरान रियाज साहब का इशू था तो उनको भी उन्होंने उस वक्त रात में अपना शो अपना टीवी उनको और फिर अरशद शरीफ साहब ज्वाइन कर चुके थे बोल्ड टीवी। अरशद शरीफ साहब ने वापस आना था बोल्ड टीवी। तो अभी शोएब शेख साहब का क्या स्टेटस? अभी तो वो अपना जो भी आईटी का कर रहे हैं। आपके साथ कोई राब्ता वगैरह? नहीं, आज राब्ता नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह करे कि वक्त दोबारा जब आए और कानून की बहाली और बदले तो दोबारा शोएब साहब भी चैनल आए। सिद्दीक साहब रोज हमें हुकूमत कहती है मुल्क उड़ान भर रहा है, उड़ान भर रहा है, मुल्क उड़ान भर रहा है। ये बिल्कुल मुल्क उड़ान भर रहा है। 4 साल में 4,365 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी के मद में इकट्ठा किया गया और अगले 5 साल में 10,780 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा पेट्रोलियम लेवी के मद में। सिर्फ 2017 से लेके 2025 तक आईपीपीएस को 8,635 अरब रुपए दिया गया और 40 अरब डॉलर दे चुके हैं हम आईपीपीएस को 8 सालों में। और जो इन्वेस्टमेंट थी आईपीपीएस की वो 35 अरब डॉलर थी लगाने की। और मुल्क बिल्कुल उड़ान भर रहा है। अगले 5 साल में IMF को लिख के दिया गया कि 95,500 कुछ अरब रुपए जो है वो आवाम से टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। 88% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। किसान का 5 से 6 हजार अरब का नुकसान हो चुका है। 5,200 अरब रुपए का सर्कुलर टैक्स है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल आवाम की पहुंच से बाहर है। लोग घरों के किराए नहीं दे पा रहे। लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक वाकयात सुनने को मिलते हैं कि बंदे का दिल दहल जाता है। लोगों को खुदकुशियों तक ले आए। तो ये खुद उड़ान भर रहे हैं, लेकिन मुल्क के साथ गए वो बेहतर है कि आप मुझसे पूछने की बजाय किसी वक्त ये माइक लें और आप लोगों में जाए और लोगों से पूछें। लोग से जवाब देके मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 90% के लिए सब चला भी नहीं सके। आईपीपीएस को ऑन कौन करता है? आईपीपीएस का खा तो ये गया था कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। यहीं के लोगों ने कोई फॉरेनर पकड़ा और कुछ फॉरेनर्स के हैं भी सही, लेकिन इसके ऊपर ना एक बेनजीर समद साहिबा का एक आर्टिकल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, बहुत शानदार उनका आर्टिकल है कि सिर्फ जीबी के अंदर 65,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, हाइड्रो और विंड 65,000 मेगावाट। और वो कितने में 4 या 5 रुपए यूनिट में वो पड़ना या इससे भी कम में पड़ना। और इस वक्त हालत है कि आपको 60-65 रुपए में पड़े। और ये आप सोलर के साथ क्यों जुल्म करने जा रहे हैं? कहते हैं सोलर को डिस्करेज करो और सोलर कोई ना लगवाए। क्यों? जो सोलर लगवाएगा तो फिर इनकी बिजली कौन महंगी खरीदेगा? इन्होंने जो महंगी बिजली बेचनी। क्या मुल्क में जो बिजली महंगी है इसके पीछे आईपीपीएस का रोल है? 100% है। इस साल हमने ये जो अगला माली साल है ना 2026-27 1 जुलाई से लेके 30 जून तक 2,200 अरब से ज्यादा हमने कैपेसिटी चार्जेस देने। 2,200 अरब से ज्यादा आप बिजली लें या ना लें, 2,200 अरब रुपए आपके देने। तो फिर क्या चलाए? ये सबसे पहले आईपीपीएस किसने लगाया? ये पीपल्स पार्टी के तौर पे लेके और फिर मेहरबानी और शफकत मियां नवाज शरीफ साहब की है। और वो उन्होंने इसलिए लगाए कि उन्होंने मियां साहब ने इसलिए लगाए थे कि उन्होंने कहा था कि मुझे 2018 के इलेक्शन से पहले लोड शेडिंग 0 चाहिए। अगर वो करते, डैम बनाते, हाइड्रो और विंड और इन चीजों पे जाते तो वो 10-15 साल के प्रोजेक्ट थे। मियां साहब को फौरन रिजल्ट चाहिए था, तो बस आज भुगत रहा है। जो अभी तक हम जो कैपेसिटी पेमेंट्स में पे कर चुके हैं, अभी तो आपने बताया ना इतना पे करना है, जो पे कर चुके हैं वो कितना कर चुके? 8,635 अरब 8 साल में 2017 से 25 तक। और कुछ आपको सुबह 2045 तक है। और मैंने आपको फिगर बताया ना 40 अरब डॉलर की फिगर है जो आप दे चुके हैं। और जब आईपीपीएस लगे थे तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगी थी वो 35 अरब डॉलर। और आप बता रहे थे कि इधर के लोग हैं लेकिन उन्होंने कुछ फॉरेनर्स को मिलाया, लेकिन कुछ फॉरेनर्स हैं, तो इधर के लोग कौन है? वो जाहिर ताकतवर फैमिलीज के होंगे, चीफ खानदान के हैं उसमें। अगर मेरी जगह आपके सामने नवाज शरीफ साहब बैठे हैं और वो पूछे सिद्दीक जान मुझे क्यों निकाला, तो आप क्या जवाब दें?
मैं कहूँगा कि आपको इसलिए निकाला कि आपने लंदन फ्लैट्स के जराए नहीं बता सके, आपने पैसा कमाया कैसे, पाए भिजवाया कैसे, आप रसीदें नहीं दिखा सके। और ये जो बात होती है ना कि मियां साहब को गलत सजा हुई थी, मैंने पूरा पनामा केस कवर किया हुआ है, मैंने ट्रायल कोर्ट में पूरा ट्रायल तकरीबन कवर किया हुआ है, मैंने उनकी अपील कवर की हुई है। आज तक मियां नवाज शरीफ ये सबूत नहीं दे सके कि उन्होंने पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, लंदन फ्लैट्स कहाँ से बनाया उन्होंने और उनके खानदान किसी निकाला। तो क्या जो फैसला आया था वैसे क्या वो सही फैसला आया था? क्योंकि केस तो था इसका फील्ड अपार्टमेंट्स का केस था, लेकिन उनको जो सजा हुई वो सैलरी ना लेने का जो केस था। तो क्या ये केस को खराब नहीं किया गया था कि सजा होती उन पे ही? और लेकिन क्या था ये एक सिर्फ एक नैरेटिव है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिंपल बात समझ लिया कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा ना, उसके बच्चे भी अगर कोई एसेट बनाते हैं और उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने ये एसेट कहां से बनाया है, उसके बच्चे वो जराए बताएंगे। और अगर वो नहीं बता सकेंगे तो इसको ये समझा जाएगा कि इन्होंने ये अपने जो वालिद हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनका इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 2 नंबरी से बनाए। सिंपल केस ये था कि नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि ये मेरे बच्चों के हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बच्चों ने कहां से बनाए वो उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उस वक्त, तो वो नहीं बता सके। तो जिसके हलाल कराए होते हैं तो वो बता सकते हैं, जिसके हलाल कराए वो नहीं बता सकते। लेकिन वो कहते हैं कि सजा जो होनी चाहिए थी शायद वो इस वजह से नहीं हुई कि सैलरी ना लेने की वजह। मतलब suppose आप किसी केस में इन्वॉल्व है, किसी रोड एक्सीडेंट में, लेकिन आपको सजा हो जाती है किसी और केस में हो जाती है, तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसे ही है कि आप किसी के खिलाफ चोरी की तहकीकात कर रहे हो तो पता चले कि उसने कत्ल किया हो, तो पहले आप उस कत्ल में सजा दे देंगे। मेरा सिंबल ये है कि देखें, उनको मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि कुछ सजा गलत हुई है। उन्होंने छुपाया, उस वक्त आइन के अंदर क्लियर था ना कि आप नहीं ये चीजें छुपा सकते, तो उन्होंने छुपाई थी सैलरी। उन्होंने अपना अकामा को वहां पे एक कंपनी, अपने बेटे की कंपनी के अंदर मियां साहब के पास एक पोजीशन है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप चलिए उस फैसले को कह दी कि गलत था या लाइसेंस अब रहेगा। आगे जब ट्रायल कोर्ट में केस चला जज मोहम्मद बशीर साहब के पास, तो वो भी तो बार बार पूछते रहे ना कि बता दें कि ये लंदन फ्लैट्स कहाँ से आए, कब खरीदे, कैसे खरीदे, जरा आमदन क्या था, कुछ नहीं बता सकते। आज बता दे लंदन फ्लैट्स कहाँ से खरीदे। अभी जो एक वर्ड आप अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, डाउटिंग वर्ड यूज करते हैं ना, कौन है डाउट मीडिया? मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि अगर कोई आज के दौर में ये कन्विंस है, नजरियाती तौर पे कन्विंस है, दिल से कन्विंस है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है और इस तरह से मुल्क चल सकता है और इस तरह से मुल्क चलाना चाहिए, तो मैं उसको डाउट नहीं समझता, क्योंकि वो दिल से ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक कर रही है, तो वो दिल से समझता है ना। आप उसे खिलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार ये गलत, उसका वो जहन उसका ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक कर रही है, आप कह सकते हैं यार इसका दिमाग खराब है, क्या आप ये गीतों से उसमें कर सकते हैं, आप उसको डाउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो टीवी चैनल के ऊपर उसको 40-50 लाख की नौकरी दिलवाई थी एस्टेब्लिशमेंट, और इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डाउट है। अगर किसी को डिजिटल मीडिया के किसी प्रोजेक्ट के अंदर नौकरी दिलवाई गई है, उस वजह से वो तारीफ कर रहा है, तो डाउट है। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी की सूरत में, पैसों की सूरत में कोई फायदा लेके उनकी गलत चीजों को ठीक कहना, तो डाउट वो पूरे पाकिस्तान को पता, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को क्या चीज है जो जेल से बाहर आने से रोक रही है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब, हामिद मीर साहब का एक मैं क्लेम देख रहा, तो कह रहे थे कि इमरान खान के हाथ में वो जब मर्जी चाहे बाहर आ सके। वो क्या, किस बेस पे वो कहते? वो इस बेस पे कहते हैं कि आज उम्मीद कर ले तू कल सुबह बाहर होगा, बल्कि आज रात में बाहर होगा। वो दिल लेकर बिल्कुल नहीं कर। आपकी क्या राय है, उन्हें अपनी जान बचाने की नीयत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये बहुत से लोगों की राय है कि वो किसी तरह से भी कोई भी कंप्रोमाइज करके आ जाए, तो लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत एक मुश्किलात बर्दाश्त कर ली हैं। ऐसी जेल पाकिस्तान की तारीफ में किसी ने नहीं काटी जो उन्होंने काटी है। लेकिन ये इमरान खान का फैसला है, वो कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं इस निजाम का के वाइद नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। ओके,
इमरान खान साहब को आप कवर करते रहे, कोई मेमोरीज हैं आपकी बहुत ज्यादा क्या? मतलब जिस तरह से हम उनसे मिलते रहे हैं, जो उनसे गुफ्तगू होती रही है, जो हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, जो वो बात करते थे, बहुत सी चीजें। वैसे जैसे आप बुलंद खुला इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वैसे बहुत सारे सहाफी जो करते हैं, ये क्या फेयर है? मतलब देखें, बात ये होती है कि आपका एनालिसिस कभी भी अनबायस्ड नहीं होता। एनालिसिस आपने किसी को ठीक कहने की के साथ आप दे रहे हैं, लेकिन जो आपने रिपोर्ट करना है वो आपने फर्स्ट करनी है, ठीक है? तो उसमें कोई आपने इधर उधर नहीं करना। तो मेरा एनालिसिस जो है वो आप मुझे बताए ना, मैं कैसे ये कह दूं कि इमरान खान को इद्दत केस में ठीक सजा हुई है? मैं कैसे कह दूं कि जो उनके ऊपर केसेस बने हैं वो ठीक बने? मैं कैसे कह दूं कि उनके जो अदालतों से केसेस नहीं लगवाए जा रहे वो ठीक हो रहे हैं? मैं कैसे कह दूं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए अदालतों के साथ जो कुछ किया गया वो ठीक किया गया? मैं कैसे कह दूं कि जस्टिस जाहिया खान को ठीक चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया? मैं कैसे कह दूं कि हाजी अमीन को पाकिस्तान की खातिर आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया? मैं कैसे ही कह दूं कि जस्टिस डोगर को पाकिस्तान की खातिर, इस्लामाबाद के लोगों की खातिर, इंसाफ की खातिर इस्लामाबाद बनाया गया? मैं कैसे कह दूं कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो इंसाफ कर रही है, अपने हलफ से वफा करिए? मैं कैसे कह दूं? आपके एक सबसे पसंदीदा और एक सबसे नापसंदीदा सहाफी कौन से? देखिए, मैं इस तरह से नापसंदीदा भी किसी का नाम नहीं लूंगा। लोगों को पता है नापसंदीदा की तारीफ ये है कि जो लोगों को पता है कि जो इंसानी हकूक की पामालियों को, जो गैर इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है, वो सब सब पूरे पाकिस्तान के नापसंदीदा है, मेरे भी नापसंदीदा है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है। और पसंदीदा की जहां तक बात है, उसमें जाहिर है अब इस दुनिया में नहीं है अर्शद शरीफ साहब, और ये नहीं है कि वो जब मेरी लड़ाई उससे पहले भी मेरे इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें मैंने कहा हुआ है कि मैं रऊफ क्लासर साहब और आमिर मतीन साहब के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ तो अर्शद शरीफ साहब है, और अब वही पसंदीदा है जिसने अपनी जान तक दे दी लेकिन कम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आपको क्या चीज है जो, एक तरफ देखें आपके साथ वाले दोस्त होंगे, आपके एज फ्रेंड्स होंगे, अभी वो अच्छी खासी एक सक्सेसफुल जिंदगी, आप भी सक्सेसफुल है, लेकिन वो जिस तरह से नौजवान का ख्वाब होता है मैं कामयाब हूँ और पैसा कमाऊं और सारी शान शौकत हो, तमगे तक मिले, आपका दिल नहीं करता है इन चीजों की तरफ चलने? बात यह है कि मेरी जो औकात है वो 25 से 50 हजार तनख्वाह वाली थी, जो आज हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से हो। तो मैं तो 50 हजार में सैलरी ले रहा था, ठीक है? तो यूट्यूब पे आया, अल्लाह ने करम कर दिया। दूसरी बात यह है कि मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रात को मैं सोऊं, बहुत सुकून से सोऊं, मेरे मेरे जमीर के ऊपर कोई बोझ ना हो, मेरे दिल और दिमाग के ऊपर कोई बोझ ना हो। मुझे ये ना लगे कि मैंने किसी के ऊपर होने वाले जुल्म को जस्टिफाई किया है, मैंने एक दरिंदगी, बर्बरियत, फसाइयत और जज्बियत को सपोर्ट किया है। मैं अल्लाह की बारगाह में भी गुनहगार हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी माजी में हमने गलतियां की, पैसे लेके नहीं, जहालत में, कि हम जब इन मुश्किलों को जस्टिफाई किया करते थे उस पर बेहतर बार माफी मांग चुके हैं, वो गलत। तो आप ऐसे सोचने आएंगे। इकरारुल हसन साहब का एक बयान था, वो कह रहे थे कि हमें वो लोग मतलब कह रहे हैं कि हमें शऊर आ गया, या इस तरह से कह रहे थे कि जिन्हें खुद कह रहे हैं कि हमें 2022 तक शऊर ही नहीं था, ये जो इसे अभी आपने बात की है, तो कह रहा है वो हमें हिदायत देंगे या वो हमें रास्ता दिखाएंगे। तो क्या इस पे कहेंगे? हमने तो किसी को रास्ता नहीं दिखाया, और हम तो इतराफ करते हैं कि पैसे लिए बगैर जहालत में हम जब भी मुश्किलों को और इंसानी हमारे को जस्टिफाई करते थे। ये बात, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप जब सच बोलते हैं तो लोग आप दरगुजर करते हैं जिनको आपने हर्ट भी किया हुआ है ना, बलोच गुमशुदा अफराद के हर्ट। और जहां तक इकरार में की बात है, हम तो कुछ नहीं बता रहे, वो जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। अभी उन्होंने खुद माफी मांगी है ना कि मैं इमरान खान के वाले से इस तरह की बात, तो वो हमने तो कुछ नहीं सिखाया, जो कर रहे हैं करते रहे और आगे बढ़े। ये जो 3-4 नई पार्टियां भी बनी है रिसेंटली, जवाद अहमद साहब है, इकरार साहब है, वकार ज़का साहब है, और मेरे ख्याल से रिहान खान साहब ने भी बनाई है, आपको इनमें से किसका फ्यूचर ज्यादा रोशन नजर आता है? जो वो है शेख रजी साहब एक जुमला कहा करते थे, वो पहले तो नहीं क्या था कि जो यमन भाई इस तरह का जुमला कहते थे, ठीक है? तो जो उनको पसंद आ जाएगी पार्टी, उसी का फ्यूचर। तो आपके ख्याल में किसका एग्जैक्ट चांस जो अच्छी ताबेदारी करेगा, जो खुश करेगा पिंडी को, तो आ जाए। वो तो उनके आपस में भी मुकाबला में रहता है, ऐसे कोई मसला नहीं, किसी एक पे तो दिल आ जाएगा ना पिंडी वाले। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से आपको किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नजर आता है? ये भी जो जिन पे नजर ख्याल जाएगी, पिंडी
वही नहीं, वरना आप अवाम में बात करें तो अवाम के साथ पिछले 3 साल में जिन्होंने घर छोड़ा है, तो जो बच्चा 8 साल का था 4 साल पहले और आज 12 साल का है, वो 50 साल जिए, 70 साल जिए, 100 साल जिए, 120 साल जिए, इनको और इनकी आने वाली नस्लों को तो वोट भी देने लगे जिन्होंने उनके साथ कर दिए। तो इनकी रूलिंग पीपल्स पार्टी की सियासत तब तक है जब तक इस्टेब्लिशमेंट फॉर्म 47 के जरिए हुकूमतें बनाने और गिराने का इख्तियार रखती है, मिजाज रखती है, जहन रखती है, तब तक इन्हें आते रहे। आपका सियासत में बेस्ट फ्रेंड को, सॉरी, सहाफत में बेस्ट फ्रेंड को? मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, दर्जनों बीसियों दोस्त हैं। एक नाम। मैं आपको बता रहा हूँ कि मसला ये हो जाएगा कि इतने दोस्त नाराज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सोशल हूँ और मेरी बहुत ज्यादा दोस्त, इसलिए आप किसी का नाम नहीं। मैं किसी के नाम। सियासत में आपका कौन बेस्ट फ्रेंड? सियासत में भी बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं और लोग हैं और तमाम पार्टियों की तरह, तो वो भी अब किसी एक का नाम नहीं दे सकते। लगता है सियासत से आप साबितानों से दिले से ताल्लुकात नहीं। सियासतदानों से बहुत कम दोस्ती हैं, यानी कोई 15 से 20 सियासतदानों की जैसे दोस्ती होंगी, बाकी से ताल्लुक है कि दोस्तियां नहीं। आप सहाफत में किसको आइडियलाइज करें? मैंने पहले कह चुका हूँ कि अर्शद शरीफ साहब कि जिन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, अपनी जान भी दी। आप भी जान देने की देते हैं। भाई आप देखिए, मरना तो आपको बुखार हो जाए तो भी आप मर सकते हैं। आप कितने लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं। भाई किसने लिखवाया हुआ है कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो मुझे मौत नहीं आएगी? ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं जुल्म के खिलाफ इससे नहीं बोलता कि बोलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मैं उठा लिया जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। तो क्या ये आपने लिखवाया हुआ है कि आप जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे? भाई जब मौत लिखी हुई है तो आनी आनी है। हाँ, तो खालिद बिन वलीद का कॉल है ना कि मौत जब तक लिखी ना हो तो मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत का वक्त आ जाए तो जिंदगी खुद जाके मौत को गले लगा ले। अच्छा, आप अपेरेंटली बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लिखते हैं ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बस सर, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। कहाँ से? और वैसे सारी जिंदगी बखर गुजरी है। लिया मेरा ननिहाल है चौगाज़म, और अब फैमिली शिफ्ट हो गई है भागलपुर। तो खुद मैं मिसाल ज़िक्रिया से मैंने एफएससी की, फिर मैं गोबरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, और बस फिर सियासत का बहुत शौक था, स्टूडेंट सियासत का, तलबा सियासत का, जमीयत में रहे, एमएस में रहे, मीडिया का बहुत शौक था, मीडिया में आ गए। सियासत वजह बनी आपके सहाफत में आने? स्टूडेंट लाइफ थी ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत शौक था, फिर उसी वजह से टॉक शोज भी सुनने, अखबार भी पढ़ना, तो इस शौक। आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? अलग ज्यादा बेहतर जानती है जो इस वक्त है। कोई मैं गोल्स क्या है? नहीं, कोई नहीं। जो मैं इस वक्त हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस दौर में हूँ। आज से 5 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते? डिपेंड करता है कि फैसला करने वाले जिद, अना, अपने मवाद और नफरत पे फैसले करते हैं या मुल्क की खातिर फैसले करते हैं, तो उनका फैसला ही फैसला करेगा कि पाकिस्तान 5 साल बाद कहाँ। अगर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो 5 साल बाद पाकिस्तान का। मैं वो अल्फाज भी नहीं दोहराना, जबान में भी नहीं लाना चाहता कि जो 5 साल बाद होगा, मैं वो अल्फाज भी बयान नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला रहम करे। अली अमीन और सुहेल अफरीदी, दोनों में से कौन बेहतर रहा है? किसकी परफॉर्मेंस? मैं इस सेंस में बात करूंगा, इमरान खान की रहाई के लिए जो कोशिश की जिसने, या कौन ज्यादा बेहतर रहा? लेकिन बात यह है कि लिहाज तो इमरान खान दोनों नहीं करवा पाए, ना वो करवा पाए ना ये करवा पाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बड़ा फर्क पड़ा। अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में केपी के अंदर 100% लोगों को 100% इस बात पे उनका ईमान था कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की मुशावरत, मंजूरी और सपोर्ट से हो रहे हैं। अब 100% लोग केपी के अंदर ये समझते हैं कि जो हो रहा है, सुहेल अफरीदी जो कर सकता है उसके यस वो कर रहा है, उसके पास में यही कुछ है, तो जोर जबरदस्ती से चीजें हो रही हैं। तो बाकी जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, उसमें देखें कि एक होता है कि आप हर वक्त बड़े बड़े दावे करें, एक है कि आप जो आपकी कैपेसिटी है उसको दावे का उन लोगों को सच बताएं कि मैं एक पोलिटिकल रीजन कर सकता था। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब की एक नेगेटिव चीज है, वो ये कि उन्होंने स्पीड मूवमेंट रोकी है, जिसका जवाब नहीं पता उन्होंने क्यों रोकी है। बाकी जाहिर है उनके बस में जो था वो कर रहे हैं। इमरान खान ने उनको कॉल देने का इख्तियार भी किया, वो हमारा जना से साहब और महबूब नजीर साहब के पास है, और वो ये कहते हैं जब वो कॉल देंगे तो वो तौर पर तैयार है। क्या आपको लगता था कभी कि इमरान खान साहब
इतना रेजिस्ट कर सके, जैसे रेजिस्टेंस शो कर सके, या आपके भी शान थे जैसे अपोजिशन दूसरी जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये तो 2 दिन भी जेल में नहीं निकाल सकेंगे, और बर्गर पार्टी और ये वो कभी उन्होंने मुश्किल नहीं देखी। तो आपकी क्या राय थी इससे पहले? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान इतना रेजिस्ट करेंगे जेल के अंदर जाके, और इतना सर जेल इस शान से और इस बहादुरी से, इस जुर्रत से गुजार देंगे। मैं कभी नहीं सोचा था। आपकी भी यही राय थी? मेरी राय इस वजह से थी कि जेल बहुत मुश्किल होती है। इमरान खान जैसा एक लीडर जिसका लाइफ स्टाइल ये नहीं कि गुंडागिरी, लेकिन जैसा से वो वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और खासतौर पे वॉक, अब मैं उतना मेरी एक रूटीन है, मैं वॉक बहुत ज्यादा करता हूँ। मुझे अगर कभी कहीं रहना पड़ जाए ना किसी ऐसी जगह के ऊपर के हालात ऐसे बन जाएंगे ज्यादा बाहर नहीं निकलना, तो मुझे पता है कि मैं साइकोलॉजिकल कितना डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कि एक होता है ना कि आपने डेली की वॉक करनी है, मैं तो जब तक ना करूँ तो मुझे तो अच्छा खासा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि वॉक नहीं किया। तो आप खुद भी इस फेज से गुजर चुके हैं, आप खुद भी अरेस्ट हुए थे, तो क्या था वो एक्सपीरियंस कुछ उसके बारे में? मैं भले वक्तों में गिरफ्तार हुआ था जब 9 मई हुआ था, और बड़ी जल्दी जान छूट गई और सिर्फ पुलिस कस्टडी में रहा। तो इसलिए मेरा वाजना उन लोगों से नहीं किया जा सकता जो ने जबरी मुश्कियां जिनके साथ हुई और जिनके ऊपर वो जुल्म हुआ कि जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। प्री अरेस्ट सदीक जान और पोस्ट अरेस्ट सदीक जान सेम रही है कुछ? 100%, क्योंकि उसको ये है कि वो मैंने बताया कि वो कोई मैं कोई जबरी मुश्किल नहीं थी, अरेस्ट था, पुलिस कस्टडी में। कोर्ट से गिरा भी रहा होगा? हाँ, कोर्ट में है। अभी आप पे कितने केसेस? अभी मेरे ऊपर कोई 5 केसेस है एक्टिव जो जिन केसेस जो गूगल जी जो चल रहे हैं। कोई क्वेरी चल रही है, FIR है, ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जब भी उसकी पेशी होती है, चीजें होती हैं, मैं उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कहीं नहीं ये समझते हैं कि आप ना जरा थोड़ा सा अपना वो बता रहे हैं मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई यहाँ लोगों ने जाने देती है हमारे केसेस क्या चाहिए। जो हमारे जो सहाफी पाकिस्तान से बाहर हैं, इस उन पे बहुत तरह तरह की बातें की जाती हैं कि पता नहीं अलग दुश्मन है और डॉलर कमाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। कोई इस कीमत पे कि मुल्क छोड़ना पड़ जाए या अपना मेरा यहाँ में भी एक बहुत लग्जरी एक लाइफ गुजार रहे, अच्छी उनकी सैलरीज होंगी, अच्छी जिंदगी गुजार रहे, तो क्या ये जस्टिफाई करती है ये बात के वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही है? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरी तो बात भी होती रहती है। इमरान रियाज ऐसे पाकिस्तानी के लिए, सहाफी के लिए पाकिस्तान से बाहर रहना बहुत मुश्किल है। जितने वो भी घूमने फिरने वाले, यार दोस्तों से मिलने वाले, उनका अपना यहाँ पे सारा, अब आप देखें ना फैमिली पूरी बिखर गई, खुद कहाँ है, भाई कहाँ है, पेरेंट्स पाकिस्तान नहीं रह सकते। तो ये बहुत अजियतनाक है, बहुत तकलीफ है। उन लोगों से पूछे जिनके गुजर रहे हैं। जब भी हालात बदले तो सबसे पहली फ्लाइट पे इमरान रियाज साहब वापस आई। उन बाकी जो सहाफी है वही भी ज्यादा साहब सब डेफिनेटली सबसे बातचीत नहीं हुई, सबसे कल बात हुई थी, मैं मेरी रिकॉर्डिंग की, और जाहिर है सब अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। वही की ज्यादा साहब हो, इमरान रियाज साहब हो, बजाज साहब हो, सब शाकिर, ये सारे कोई भी गद्दार नहीं, सब कुछ उम्मीद रखनी चाहिए हालात बेहतर 100% रखनी चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से वही हो सकता है जिसको अल्लाह की जात के ऊपर ईमान ना। कोई अवाम का कोई हौसला बढ़ाने की नहीं था। देखिए मुझे लोग कहते हैं उम्मीद, वो हरवशी साहब कहते हैं कि हमारे तेजियों में सब कुछ है, अल्लाह की जात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की जात इसलिए होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ढील जरूर देता है, लेकिन अल्लाह ताला को भी तो नजर आलम है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ। और दूसरी बात यह है कि उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं जहां भी गया हूँ, लोग इस जुल्म जबर बरबरीत के निज़ाम को नहीं मानते, इसके साथ चलने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम के यहाँ पे बहस करने को तैयार नहीं है। ये उम्मीद है, ये जरूर है कि लोग निकलते नहीं है 26 नवंबर उम्मीद की वजह से, वो एक खौफ है लोगों को, लेकिन लोग ऐसा नहीं कि निकल नहीं रहे तो इस निज़ाम से सुलह कर रही है, इस निज़ाम को मानने को भी तैयार नहीं, और ये उम्मीद है। जब आप एक हिस्सा थे, मतलब एक सेटअप का, जाहिर आप तब प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी थे, तो जब ये सारी चीजें चेंज हुई तो आपकी राय बदली, तो आपको बातें सुनने को मिली कि आप भी यही थे जो भी हाँ, लोग कुछ लोग कहते हैं बहुत कम, लेकिन जब आप इतराफ कर लेते हैं और आप माफी मांग लेते हैं तो लोग फिर बड़ा फल दिखाते हैं। और जो जहालत हमारे साथ थी वो करोड़ों पाकिस्तानियों के साथ भी थी।
अब सारों की तबीयत साफ हो गई। तो खुद को जब क्रिटिसिज्म होता है फिर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करते हैं? नहीं कोई, ये तो रूटीन बन गई है। मेंटली वहाँ नहीं कुछ नहीं होता। क्या रहते हैं हर वक्त? सिर्फ आपको, आप मसला तब हो सकता है जब आप कुछ गलत चीज कर रहे हो ना और उस पे लोग आप पे सवाल उठा रहे हो तो आप पे सर बते। जब आपको पता है कि आपने जो गलत नहीं किया कुछ नहीं होता। तो सिद्दीक जान साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। और माजर मैं बहुत बार सबमिट किया और वो पूरी नहीं किया। कोई मसला, आप आ गए, हमारा सब कुछ मिल गया बस। मैं किस वक्त